हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट का चौथी वीडियो होने वाली है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो गया है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उन सारी वीडियो को भी देख लें। इसमें एसएससी, जीडी और एमटीएस के टारगेट करके ये प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। और उनसे संबंधित सारे जानकारी, सारे फैक्ट्स को हम लोग क्लियर करते हैं। तो आप वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। काफ़ी अच्छे ढंग से इसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है। काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाती है इसमें। आपका एक ही वीडियो से काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। आप लोग पहले पूरी वीडियो देखें, उससे पता चल ही जाएगा। मैं अभी कितना बताऊँगा, ठीक। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखिए, तभी पता चलेगा कि इस वीडियो में खासियत क्या है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्यों जब अगली वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनाया और नदी से राजधानी तक 15 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया? बोल रहा है विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और नदी से राजधानी तक 15 किलोमीटर तक लंबी नहर का निर्माण करवाया था? तो विजयनगर के कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है विरूपक्ष और ऑप्शन डी है अच्युत देवराय, ठीक। तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देवराय प्रथम, ठीक। तो चलिए अब इससे संबंधित सारी चीज़ें, विजयनगर से संबंधित, देवराय प्रथम से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आप लोग को क्या करना है कि मैं आप लोग के लिए एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें याद हो जाए। तो पहले क्या करना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट आती है तो उसमें क्या करना है कि वीडियो को रोकना है और खुद से पहले पढ़ना है, ठीक। खुद से पहले पढ़ना है, उसके बाद जब मैं बोलूँगा तो उसको सुनना है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि याद होता है, ठीक। आप लोग ऐसा करके देखिएगा तब पता चलेगा। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुका राय ने किया था। क्या बोलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था, और इसकी राजधानी हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में है, हम्पी। और प्रमुख राजवंश की बात करें तो इस पर 4 वंशों ने शासन किया है, ठीक। विजयनगर साम्राज्य पर 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया है। संगम वंश, जो कि 1336 से 1485 तक शासन किए। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 तक शासन किए। सुल्लू वंश 1485 से 1505 तक शासन किए। और तुल्लु वंश 1505 से 1570 तक शासन किए। उसके बाद अरबीडू वंश 1570 से 1646 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक। तो ये विजयनगर के 4 प्रमुख शासन वंश का क्रम है, ठीक। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। पहले संगम, फिर उसके बाद सुल्लुब, तुल्लुब, फिर अरिबीडू। इसका क्रम भी पूछ लेता है। तुल्लुब वंश के राजा कृष्णदेवराय 1509 से लेकर 29 तक शासन किए थे, और इनके शासनकाल को इस साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का क्या माना जाता है? तो स्वर्ण युग माना जाता है, और ये तुल्लुब वंश से संबंधित है। तालीकोटा का युद्ध, जो कि 1565 में लड़ा गया था, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसमें क्या हुआ है चलिए देखते हैं। तो इस ऐतिहासिक युद्ध में दक्कन के सुल्तानों के संग बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर और बीदर ने विजयनगर को पराजित किया था। तो ये तालीकोटा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध, और जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और हम्पी को तहस नहस कर दिया गया, ठीक। तो दक्कन के सुल्तान में कौन कौन थे? तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। सेकंड क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के दौरान फतवा ए आलमगीरी किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया गया था? 18वीं शताब्दी में फतवा ए आलमगीरी किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किया गया था? फतवा ए आलमगीरी, ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब। फतवा
फतवा ए आलमगीरी, जिसे फतवा ए हिंदिया भी कहा जाता था। फतवा ए हिंदिया 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट, अच्छा यहाँ पे 18वीं होगा, ठीक, 18वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर के आदेश पर तैयार किया गया इस्लामी कानून, जिसे शरिया भी कहा जाता था, का एक विशाल संकलन है। यानी कि इस्लामी कानून से संबंधित है फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी किससे संबंधित है? तो ये इस्लामी कानून से संबंधित है। इसमें व्यक्तिगत आचरण, शासन व्यवस्था, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, न्याय और दंड जैसे विषयों पर विस्तृत नियम दिए गए हैं और यह मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है। फतवा ए आलमगीरी अरबी भाषा में लिखा गया है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही हम लोग मुगल साम्राज्य की कुछ और प्रणाली और नियम की बात करें तो इक्ता प्रणाली, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद मनसबदारी व्यवस्था किसने लाया था? तो ये अकबर द्वारा शुरू की गई एक प्रशासनिक और सैन्य श्रेणी थी। ये क्या थी? तो प्रशासनिक और सैन्य से संबंधित था मनसबदारी व्यवस्था। और इक्ता प्रणाली कौन लाया था? तो इल्तुतमिश। ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मनसबदारी अकबर लाया था। दहसाला प्रणाली कौन लाया था? तो यह भी अकबर ने ही लाया था। और अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 में लागू किया था। ये दहसाला प्रणाली अकबर के शासनकाल से संबंधित है और अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल जो थे ये 1580 में लागू किए थे। इसमें पिछले 10 वर्षों का पैदावार और कीमतों के आधार पर औसत निकालकर राजस्व तय किया जाता था। यानी कि 10 वर्षों के जो पैदा होते थे उनका औसत निकालकर इस पर राजस्व तय किया जाता था। ठीक, तो आप लोग को ये चीज़ इसमें ध्यान रखना है। क्या? तो इक्ता प्रणाली किसने शुरुआत की थी, मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरुआत की थी, या किसके शासनकाल में आया था, इन सारी चीज़ों को आप लोग को ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, कानूनी और न्यायिक ग्रंथ, जैसे कि फतवा ए आलमगीरी एक कानूनी ग्रंथ था, वैसे ही और कुछ ग्रंथ हम लोग देख लेते हैं। एक मिताक्षरा था। मिताक्षरा यह विज्ञानेश्वर ने इसको लिखा था। इसके लेखक कौन थे? मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। और यह हिंदू उत्तराधिकारी कानून पर टीका था, मतलब कि यह हिंदू उत्तराधिकारी कानून पर आधारित था। मिताक्षरा जिसकी लेखक विज्ञानेश्वर थे। दाएं भाग जिमुतवाहन, इसके लेखक हैं जिमुतवाहन। और यह बंगाल और असम में प्रचलित हिंदू कानून है। बंगाल और असम में प्रचलित हिंदू कानून है दाएं भागा। आईने ए अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था और यह अकबर के साम्राज्य का प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण इसमें है। आईने ए अकबरी जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, इसमें अकबर के साम्राज्य का प्रशासनिक और सांख्यिकी विवरण है। और एक है किताब उल हिंद जो कि अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। 11वीं सदी के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति। इसमें क्या है? तो 11वीं सदी के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को इसमें दर्शाया गया है किताब उल हिंद में। इसको अलबरूनी ने लिखा था। किताब उल हिंद, अलबरूनी, आईने अकबरी, अबुल फजल, इन लेखक को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तबात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी थी? तबात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मिनहाज उस सिराज, और ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बर्नी, और ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तबकात ए नासरी किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मिनहाज उस सिराज। मुगल शासकों की आत्मकथाएं एवं जीवनी। तो और जो भी मुगल पीरियड के टाइम आत्मकथाएं एवं जीवनी लिखी गई हैं उनको देखते हैं और उनके लेखक को देखते हैं। ठीक, जैसे कि तुजुक ए बाबरी, यह बाबर नामा भी इसको कहा जाता था, तुजुक ए बाबरी। इसके लेखक बाबर खुद, यानी कि ये बाबर की आत्मकथा थी, बाबर खुद से लिखे थे बाबरनामा। और यह मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। तुजुक ए जहांगीरी यानी कि जहांगीर का ये आत्मकथा है, ये खुद से लिखे हैं। इसके लेखक जहांगीर खुद है और यह फारसी भाषा में लिखा गया था। अकबर के काल के प्रमुख ग्रंथ देखें तो अकबरनामा या आईने ए अकबरी, जिसके लेखक अबुल फजल हैं। और यह मुगल प्रशासन का मुख्य स्रोत है। मुगल प्रशासन का इसमें विवरण दिया गया है।
आईने ए अकबरी या अकबरनामा, इसको अबुल फजल ने लिखे थे। मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख, जिसके लेखक अब्दुल कादिर बदायनी, अब्दुल कादिर बदायनी मुमतब उत तवारीख के। तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निज़ामुद्दीन अहमद, निज़ामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी। उसके बाद है शाहजहाँ और औरंगजेब के काल के पुस्तक पादशाहनामा, पादशाहनामा के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। और यह शाहजहाँ के आधिकारिक इतिहास का विवरण इसमें है, शाहजहाँ के आधिकारिक इतिहास का विवरण है पादशाहनामा में। मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब के लेखक हैं खाकी खान, खाकी खान। इसमें औरंगजेब के काल का इतिहास का विवरण है, औरंगजेब के इतिहास के काल का विवरण किसमें है, तो मुंतखब उल लुबाब। उसके बाद है नुक्शा ए दिलकुशा, नुक्शा ए दिलकुशा, जिसके लेखक भीमसेन हैं। और इसमें दक्षिण भारत में मुगलों का स्थिति पर आधारित है, यानी कि दक्षिण भारत में मुगलों के शासन से संबंधित यह है नुक्शा ए दिलकुशा, जिसके लेखक हैं भीमसेन। तुहात ए आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी के लेखक हैं ईश्वर दास नागर, फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर। रजनामा, रजनामा क्या था, तो यह महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था किसने, तो बदायूनी एवं अन्य द्वारा, यानी कि कोई और भी इसमें शामिल थे। तो नॉर्मली इसको बदायूनी ने अनुवाद किया था महाभारत को फारसी भाषा में रजनामा नाम से। ठीक, महाभारत को फारसी भाषा में जब अनुवाद किया गया तो इसका क्या नाम रखा गया, तो रजनामा। और इसकी कौन किया था, तो बदायूनी। सीर ए अकबर, सीर ए अकबर उपनिषदों का फारसी में अनुवाद लेखक दारा शिकोह, उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करके क्या कर दिया गया, तो सीर ए अकबर, सीर ए अकबर, और यह दारा शिकोह ने किया था। 4 नंबर सवाल है, डोकलाम पठार जो त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, किन तीन देशों के बीच विवादित क्षेत्र रहा है। डोकलाम पठार जो है, जो कि एक त्रिकोणीय जंक्शन इसको माना जाता है, यह किन 3 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है। ऑप्शन ए है भारत, चीन और नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, चीन और भूटान, ऑप्शन सी है चीन, भूटान और म्यांमार, और ऑप्शन डी है भारत, भूटान और बांग्लादेश। तो यह 3 देश है बी, यानी कि भारत, चीन और भूटान, भारत, चीन और भूटान, ये तीनों देश में फैला हुआ है डोकलाम का पठार, यानी कि त्रिकोणीय जंक्शन इसको कहा जाता है। चलिए इनसे संबंधित हम लोग फैक्ट को देखते हैं। तो यह पठार भूटान की घाटी, चीन की चुम्बी घाटी, भूटान की हा घाटी और चीन की चुम्बी घाटी और भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। ठीक, भूटान के हा घाटी, चीन की चुम्बी घाटी और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक, और हम लोग विश्व के कुछ पठार को देख लेते हैं। तो तिब्बत का पठार, इसे दुनिया का छत कहा जाता है, तिब्बत के पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन है, तो तिब्बत का पठार। दक्कन का पठार, यह भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित है, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में दक्कन का पठार स्थित है। और इसका पूछ लेता है कि यह किससे बना है, तो यह ध्यान रखिएगा, लावा, इसे बेसाल्ट चट्टानों से यह बना है, लावा या बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार जिसे भारत का रूर कहा जाता है। कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार कहाँ पर है, तो ये यूएसए अमेरिका में है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनन स्थित है, ग्रैंड कैनन स्थित है कहाँ पर, तो कोलोराडो के पठार यूएसए में। अनातोलिया, अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है, अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। बेलोबिया का पठार एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और यहाँ विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टीटिका का स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है, तो टीटिका का कहाँ स्थित है, तो ये बोलिविया का पठार एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक, बोलिविया का पठार कहाँ है, तो एंडीज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तिब्बत का पठार पूछ लेता है, दुनिया का छत किसे कहा जाता है। दक्कन का पठार भी इम्पोर्टेंट है, छोटा नागपुर का पठार भी, कोलोराडो का पठार भी, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोलिविया का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इथियोपियाई पठार, इथियोपियाई पठार, इसे अफ्रीका का हॉर्न भी कहा जाता है, अफ्रीका का हॉर्न भी कहा जाता है,
ओपाई का पठार को। कटंगा पठार, कटंगा पठार इसे डी अर्कांगो भी कहा जाता है। कटंगा पठार यह तांबा और यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा और यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो कटंगा का पठार। किम्बरले पठार, किम्बरले पठार यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किम्बरले का पठार यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो वो जो हम बताएं पठार, उन सारे को आप लोग जरूर ही याद रखिएगा, ठीक, वो सभी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो भ्रंश घाटी में गिरने वाली नदी को पूछ रहा है, इनमें से कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती, ठीक। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है और यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब हम लोग देखेंगे उन नदियों को जो कि भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। एक है नर्मदा नदी, यह बिंद और सतपुड़ा पर्वत के श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है और यह अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी तो अरब सागर में ही गिरती है और यह बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, बिंद और सतपुड़ा पर्वत जो है उनके बीच से भ्रम घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तापी या ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण के समानांतर भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा है क्या? तो यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से, और ये ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ठीक। दामोदर नदी, दामोदर नदी यह छोटा नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी यह छोटा नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी से होकर बहती है और यह कहाँ मिलती है? तो हुगली नदी में मिलती है। और विश्व के नदियाँ की बात करें जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, उनमें से है राइन नदी, यूरोप की राइन नदी, यह अल्पास पर्वत से निकलकर वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच स्थित राइन गैब्रेन भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक। तो राइन नदी को ध्यान रखिएगा, ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है और यह अल्पास पर्वत से निकलती है। राइन नदी अल्पास पर्वत से निकलती है और यह वॉसजेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतों के बीच स्थित राइन ग्रैबेन भ्रंश से होकर बहती है। 6 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 के इसमें मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है और समान न्याय का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो अब हम लोग कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जो डीपीएसपी है ना, तो ये अनुच्छेद उसके अंतर्गत आता है। तो उसी के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है, वैसे अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु के बच्चे के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है। 48 के ए पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 यह कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी दिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था और इसमें 3 प्रकार के डीपीएसपी है। एक गांधीवादी है, समाजवादी है और उदार बौद्धिकवादी है। तो गांधीवादी डीपीएसपी कौन कौन है? तो अनुच्छेद 40, 43, 46, 47 और 48, ठीक। 40, 43, 46 और 47, 48 ये गांधीवादी डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। उसके बाद समाजवादी सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 38, 39 के ए, 41, 42 और 43 के ए ये समाजवादी सिद्धांत है। और उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 ये सभी उदार बौद्धिक अनुच्छेद। तो डीपीएसपी 36 से 51 तक है, जिसमें कि 3 प्रकार के सिद्धांत है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
7 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अधिकार देता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 105, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 108 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक, ये कुछ विवादित कानून जब बनता है, जो पास नहीं हो पाता है दोनों सदनों से, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक, तो चलिए उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक, और यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसका उपयोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध यानी कि किसी कारण से ये विधेयक दोनों सदन से पास नहीं होते हैं, तब ये संयुक्त बैठक लाया जाता है। संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति सिर्फ अधिवेशन क्या बोलते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाने की शर्त की बात करें तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक तब बुला सकता है जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। यानी कि एक सदन से विधेयक पारित हो गया है लेकिन दूसरा सदन अस्वीकार कर दिया गया है, तो इस स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। उसके बाद है विधेयक में किए गए संशोधन पर दोनों सदन असहमत हो। यानी कि विधेयक में कोई संशोधन कर दिया गया है लेकिन दोनों सदन असहमत है, उस संशोधन से सहमत नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। उसके बाद है दूसरे सदन के पास विधेयक 6 महीना से अधिक समय से लंबित हो। यानी कि एक सदन से विधेयक पास होकर दूसरे सदन में गया है और वहाँ पर 6 महीने से अधिक समय तक लंबित है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। अपवाद, जहाँ संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, यानी कि इन केस में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, तो कौन है? तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का कोई से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसमें क्या है कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे भी और है, तो भारत के इतिहास में अब तक केवल 3 बार विशिष्ट विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई है। तो भारत में अब तक 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक दहेज निषेध विधेयक 1961 में, जो दहेज निषेध विधेयक था 1961 में, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उसके बाद बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 में संयुक्त बैठक बुलाया गया था। उसके बाद आतंकवाद निवारण विधेयक जो पोटा था 2002 में, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाया गया था। पोटा का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी कि आतंकवाद निवारण अधिनियम। ठीक, ये 2002 में लाया गया था और इसके लिए संयुक्त बैठक की बुलाई गई थी। आई होप कि आप लोग संयुक्त बैठक से सारी चीज़ें इसमें क्लियर करवा दी गई है। इसमें एक भी ऐसा चीज़ छोड़ा नहीं गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और यही सारी चीज़ें हैं। सारा चीज़ तो बता ही गया है कि किस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है, कौन अध्यक्षता करता है, कौन बुलाता है, और किस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती है। उन सारी चीज़ों, इस एक भी चीज़ नहीं बचा है। 8 नंबर सवाल है, गिफिन वस्तुएं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? गिफिन वस्तुएं कौन होती है? ठीक, ऑप्शन ए है मांग का नियम लागू होता है, ऑप्शन बी है आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, ऑप्शन सी है वे विलासिता की वस्तुएं हैं, ऑप्शन डी है इनकी मांग कीमत बढ़ने पर घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होती है। कहने का मतलब कि गिफिन वस्तुएं ये निम्न प्रकार की वस्तुएं होती है जिनमें क्या होता है कि इसमें आय बढ़ने पर इसमें कीमत क्या होती है, इसकी कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ती है। ठीक, इसकी कीमत जब बढ़ती है तो इसकी मांग बढ़ती है और इसकी कीमत घटती है तो इसकी मांग घटती है। गिफिन वस्तुएं की क्या होती है कि कीमत जब बढ़ती है तो इसकी मांग भी बढ़ती है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। जैसे कि गिफिन वस्तुएं वे निम्न गुणवत्ता वाले आवश्यक उत्पाद हैं जिनकी मांग
कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। ठीक, इन जैसा कि मैंने बताया गिफिन वस्तुएं की मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ जाती है। उदाहरण चावल, आलू, नमक या ब्रेड, जब ये मुख्य भोजन हो। यानी कि इस चावल, आलू और नमक है, कितना भी इसका कीमत बढ़ जाए इसको आदमी लेना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मुख्य भोज्य पदार्थ है। ठीक, मनुष्य के लिए ये मुख्य भोज्य है। बाकी सारी चीज़ महंगा हो, सस्ता हो, उसको ना भी लेगा तब भी काम चल सकता है, लेकिन ये चीज़ें चावल, आलू, नमक या ब्रेड, ये सारी चीज़ें सस्ता हो या फिर महंगा हो तब भी आदमी को लेना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि इससे ही पेट भरता है। गिफिन वस्तुएं गरीबों की मजबूरी वाली वस्तुएं हैं, जैसा कि बता रहा है, गरीबों की मजबूरी वाली वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। ठीक, इस अवधारणा को सबसे पहले स्कॉटिश अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन ने पहचाना था, इसलिए इन्हें गिफिन वस्तुएं कहा गया है। इस स्थिति को किसने पहचाना था? तो ये एक स्कॉट के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया, ऐसा उसको उनको लगा, तो उन्होंने इसको ऐसा बताया कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी की कीमत बढ़ने पर भी उनका मांग बढ़ता है। ठीक, तो ये कौन है? तो निम्न गुणवत्ता वाले आवश्यक उत्पाद होते हैं। आवश्यक क्योंकि ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अब हम और कुछ वस्तुएं के प्रकार देखें तो एक सामान्य वस्तुएं होती है, जो कि ये वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है। उदाहरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड कपड़े, यानी कि कोई भी उपभोक्ता की आय बढ़ेगा तो वो अच्छी गुणवत्ता यानी कि ब्रांडेड कपड़े या फिर अच्छे अच्छे फल खरीदेंगे। आय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ जो भी होगा आप लेंगे। उसके बाद निम्न श्रेणी की वस्तुएं, इनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अब बेहतर विकल्प खरीद सकता है। उदाहरण के लिए स्थानीय या खुला अनाज। इसमें क्या होता है कि निम्न श्रेणी की वस्तुएं उपभोक्ता की आय बढ़ने पर कम हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति अब बेहतर विकल्प खरीदने लगता है। यानी कि स्थानीय चीज़, वो जैसे कि लोकल का सामान वो नहीं लेता है, अच्छे से अच्छे मार्केट में अच्छी गुणवत्ता वाला, जब उसके पास पैसा आएगा तो वो अच्छी चीज़ें ही खरीदेगा ना। उसके बाद उपभोक्ता वस्तुएं वे चीज़ें जो सीधे तौर पर लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है और उपभोग के लिए तैयार होती है, जैसे भोजन, मोबाइल फ़ोन या कपड़े। ये सभी उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ये चीज़ें क्या है कि सीधे तौर पर लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। उपभोक्ता वस्तुएं लोगों के सीधे तौर पर ज़रूरतों को पूरा करती है और ये उपभोग के लिए तैयार होती है, जैसे भोजन, मोबाइल फ़ोन या कपड़े। उसके बाद है पूंजीगत वस्तुएं। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य सामान या सेवाएं बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कारखाने, मशीनरी, औजार। तो पूंजीगत वस्तुएं ये सभी कौन कौन है? तो कारखाने, मशीनरी और औजार, इसमें सेवाएं बनाने के लिए। ठीक, जैसे कि कारखाने में क्या कोई वस्तु बनता है जिससे कि जनता को या फिर जनता को इससे जो भी उस कारखाने से बनकर आएगा तो सर्विस किया जाता है जनता को ही। ठीक, तो ये सेवाएं इसमें बनते हैं। मशीनरी हो गया, औजार हो गया। उसके बाद है मध्यवर्ती वस्तुएं। ये वे सामान हैं जिनका उपयोग किसी अंतिम उत्पाद को तैयार करने में, यानी कि कच्चे माल के रूप में होता है। तो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग होता है? तो मध्यवर्ती वस्तुएं। ये ब्रेड बनाने के लिए, जैसे आटा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। इससे क्या बनेगा? ब्रेड। तो इसमें आटा क्या है? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। इसको कच्चा माल के रूप में तैयार किया जाता है। उसके बाद है स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि चाय कीमत बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? तो ये एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। यानी कि चाय की कीमत बढ़ी तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद शुरू कर देंगे, और कॉफ़ी की कीमत बढ़ी तो चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक, पूरक वस्तुएं कैसी होती है? तो वे वस्तुएं जो साथ साथ इस्तेमाल होती है, जैसे कि कार और पेट्रोल या पेन और स्याही। तो पूरक वस्तुएं साथ साथ इस्तेमाल होती है, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। कार में पेट्रोल डालेगा तभी पेट्रोल चलेगा, या पेन में स्याही डालेगा तभी पेन चलेगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं।
उसके बाद है सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो समाज के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती है और उन्हें किसी को इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता, जैसे स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पार्क। जो सार्वजनिक पार्क होता है, स्ट्रीट लाइट जो रोड पर या फिर चौराहे पर लगे होते हैं, इसका सभी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सभी अपना उधर जो चीज़ भी करना होगा, जैसे पार्क में अपना सबके लिए पार्क होता है, स्ट्रीट लाइट भी सबके लिए होता है, तो इसको सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग इतनी वस्तुएं का प्रकार है, ठीक, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक, एक तो इकोनॉमिक्स का जो लैंग्वेज होता है वही समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। वस्तुएं मतलब नॉर्मल सी बात को इतना घुमाकर और मतलब इस टाइप के लैंग्वेज में लिखेगा कि समझ भी नहीं आता है कि क्या इसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़कर उसको समझना है। ठीक, ये थोड़ा सा टफ लेवल का हो गया। उसके बाद है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति दर, ऑप्शन बी है बेरोजगारी दर, ऑप्शन सी है आय वितरण और ऑप्शन डी है कर की दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आय वितरण। ठीक, आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लॉरेंज वक्र किसी देश की जनसंख्या में आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल तरीका है। लॉरेंज वक्र क्या है? तो किसी देश में जनसंख्या के आय या संपत्ति के वितरण में असमानता को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल तरीका है, और यह 1950 में अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा 1905 में। यह दिखाता है कि देश के कितने प्रतिशत लोगों के पास कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। मतलब कि पूरे देश का जितना आय है, तो यह बताता है कि कितना प्रतिशत लोगों के पास कुल आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि सबसे गरीब 20% लोग हैं, तो उनके पास कुल आय का 5% ही है। मान लो जैसे हमारा देश इंडिया है, उसमें 20% लोग गरीब हैं, और हमारे देश का जितना आय है उसका 5% ही इन लोगों के पास है, जो 20% लोग हैं। ठीक, बाकी 80% के पास कितना है? 95% है। जो 20% लोग हैं उनके पास देश के पूरे आय का सिर्फ 5% है। ठीक, तो ये चीज़ें लॉरेंज वक्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो आई होप कि लॉरेंज वक्र को आप लोग समझ गए होंगे। और यह 0 से 1 के बीच की संख्या होती है, जिससे गिनी गुणांक कहते हैं। इससे क्या कहा जाता है? गिनी गुणांक। तो ये क्वेश्चन इसमें बनता है कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है? तो लॉरेंज वक्र आप लोग ध्यान रखिएगा, के माध्यम से असमानता को मापता है। ठीक, उसके बाद है 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है? प्रोटीन को किस में बदलता है? तो पेप्टाइड्स में। ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है लिप्से, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रिप्सिन। ठीक, सी ट्रिप्सिन हो जाएगा इसका सही आंसर, ट्रिप्सिन। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, तो कुछ एंजाइम और किसके द्वारा वो स्रावित होती है उनको भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि टाइलिन और लाइसोजाइम, ये क्या है? एंजाइम है टाइलिन और लाइसोजाइम, और ये किससे स्रावित होती है? तो ये लार ग्रंथियां द्वारा मुंह में स्रावित होती है। कौन? टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम लार ग्रंथियों द्वारा मुंह में स्रावित होती है, और यह टाइलिन स्टार्च को पचाता है। टाइलिन क्या करता है कि स्टार्च को पचाता है, और लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि स्टार्च को कौन पचाता है, कौन सा एंजाइम? तो कौन सा हो जाएगा? टाइलिन। और लाइसोजाइम क्या करता है? तो ये बैक्टीरिया को मारता है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम अग्नाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन और रेनिन इसके द्वारा, तो अमाशय के जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। पेप्सिन क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम एमाइलेज और लाइपेस ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। कौन कौन? ट्रिप्सिन,
इमाइलेज और लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, ठीक। और अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। देखो अग्नाशय कितना, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज 3 प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्योंकि यह हार्मोन और एंजाइम दोनों, और ये हार्मोन और एंजाइम दोनों बनाता है, ठीक। हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। इरेप्सिन, माल्टेज और लैक्टेज, इरेप्सिन, माल्टेज और लैक्टेज एंजाइम यह छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होती है। कौन? तो इरेप्सिन, माल्टेज और लैक्टेज छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होती है और पाचन की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करती है, ठीक। यह पाचन की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करती है। कौन? इरेप्सिन, माल्टेज और लैक्टेज। आई होप कि अब एंजाइम से सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्माशोषी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऊष्माशोषी। ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी है बिना बुझे चूने में पानी मिलाना, बिना बुझे चूने में पानी मिलाना, और ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस का दहन। ऑप्शन डी क्या है? प्राकृतिक गैस का दहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऊष्माशोषी और रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। तो ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है कि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक। तो एक होता है ऊष्माक्षेपी, एक क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है कि ऊर्जा बाहर निकलता है, और ऊष्माशोषी में ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। चलिए उसको समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और नए पदार्थ जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। क्या क्या बनाता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। चूँकि इसमें ऊर्जा ली जा रही है इसलिए इसे ऊष्माशोषी कहा जाता है, ठीक। ये क्या एनसीईआरटी का? अच्छा, ये इसमें कुछ गलत मिस्टाइप हो गया है। अच्छा, पेस्ट करने में ये हो जाता है, ठीक। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना यह एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन है और यह ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, ऊष्माक्षेपी, इसको ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। हालांकि यह बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। लोहे में जब जंग लगता है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, तो बाहर निकलेगी तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी। और जब ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा तो वो ऊष्माशोषी। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे लगाना है कि कहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और कहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रहा है। बुझा हुआ चूना में पानी मिलाना, जब बुझा हुआ चूना में पानी मिलाया जाता है तो CaO में पानी मिलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलता है। आप लोग देखे होंगे जब वो चूना जिससे कि घर का पुताई होता है, आप जब पानी उसमें डालते होंगे तो वो खौलता है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा बाहर निकलता है जिससे बर्तन भी गर्म हो जाता है। और यह एक संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया ये है। 4 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन किसी भी चीज़ का जलना हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है क्योंकि यह वातावरण में ऊर्जा छोड़ता है। प्राकृतिक गैस का दहन, तो किसी भी चीज़ का जलना, बोला है किसी भी चीज़ का जलना हमेशा ऊष्माक्षेपी ही होता है क्योंकि यह वातावरण में ऊर्जा छोड़ता है, ठीक। 12 नंबर सवाल है, मटकी नृत्य किस राज्य से का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। मटकी मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो चलिए अब हम लोग प्रमुख कुछ राज्य के लोक नृत्य को देख लेते हैं। राजस्थान का हो जाएगा घूमर, कालबेलिया, गणगौर और सुई सीनी। घूमर, कालबेलिया, गणगौर और सुई सीनी ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के देखें तो मटकी, जवारा, माच, ग्रीडा, ये सभी महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के मटकी, जवारा, माच, ग्रीडा। असम के है बिहू, बंगुरिब्बा, भोरताल, ओजापली। बिहू, बंगुरिब्बा, भोरताल, ओजापली। बिहार का है जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी। बिहार का है जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी। झारखंड का है छऊ, सरहुल, कर्मा, अग्नि। झारखंड का कौन कौन है? तो छऊ, सरहुल, कर्मा और अग्नि। हरियाणा का फाग,
लूर, डफ और खोरिया। हरियाणा का कौन हो जाएगा? फाग, लूर, डफ और खोरिया। हरियाणा का फाग, लूर, डफ और खोरिया। कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। कालबेलिया को, जो कि झारखंड का ये लोक नृत्य है, इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका 2022 में निधन हुआ है, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है सरोद, और ऑप्शन सी है संतूर, और ऑप्शन डी है तबला। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संतूर। तो पंडित शिव शंकर शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को हम लोग देख लेते हैं। जैसे संतूर से संबंधित लोग हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद तबला से संबंधित उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज। ठीक, या अल्लाह रखा खान, पंडित किशन महाराज को अल्लाह रखा खान भी कहा जाता था, और उस्ताद जाकिर हुसैन, ये दोनों तबला से संबंधित है। बांसुरी, बांसुरी से संबंधित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। ढोलक, ढोलक से संबंधित कलामणि E.M. सुब्रमण्यम, कलामणि E.M. सुब्रमण्यम और गुलाम मोहम्मद। सरोद, सरोद से संबंधित उस्ताद अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान। उस्ताद अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान। शहनाई, शहनाई से संबंधित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न मिला है। और एक है एस बलेस, एस बलेस ये शहनाई वादक है। सितार, सितार से संबंधित पंडित रविशंकर, विलायत खां, अनुष्का शंकर भी प्रसिद्ध हैं। एक अनुष्का शंकर भी है। पंडित रविशंकर, विलायत खां, अनुष्का शंकर। सितार हो गया। बीना, बीना से हैं एस बालचंदर और असद अली खान, एस बालचंदर, असद अली खान। मृदंगम, मृदंगम से हैं पालघाटमणि अय्यर और कराईकुड़ी आरमणि, पालघाटमणि अय्यर और कराईकुड़ी आरमणि, कराईकुड़ी आरमणि। 14 नंबर सवाल है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी है किरण देसाई, ऑप्शन सी है झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन डी है B.S. नायपॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई। अब कुछ पुस्तक और उसके लेखक हम लोग देखेंगे। तो अरुंधति राय के पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए बुकर पुरस्कार, इनको पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार। विक्रम सेठ के पुस्तक का ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय किसका है? तो विक्रम सेठ का। मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी को, इसके लिए बुकर विजेता है ये, इस बुक के लिए दिया गया था, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। किरण देसाई का बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स और द हंग्री टाइड। अमिताभ घोष के पुस्तक का नाम क्या है? तो द शैडो लाइन्स और द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। आर के नारायण के पुस्तक का नाम है द गाइड। यह स्वतंत्रता के बाद प्रमुख कार्य, स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख कार्य इसमें है। द गाइड आर के नारायण। झुम्पा लाहिड़ी द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडाइज, इंटरप्रेटर ऑफ मैलाडाइज और द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी के किताब है। अरविंद अडिगा की किताब है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा, द वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। B.S. नायपाल के पुस्तक का नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। खुशवंत सिंह के पुस्तक का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान। 15 नंबर सवाल है, दक्षिण भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था? दक्षिण भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन बी है बिरदेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी है कोणार्क सूर्य मंदिर, और ऑप्शन डी है महाबलीपुरम मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता था। हम लोग को अब भारत के कुछ
महत्वपूर्ण मंदिर को हम लोग देखते हैं। तो उत्तर भारत के मंदिर जो कि नागर शैली में बनाए जाते थे। भारत में 3 प्रकार के शैली का इस्तेमाल मंदिर बनाने में किया जाता था, नागर शैली, वेसर शैली और एक था द्रविड़ शैली। ठीक, तो द्रविड़ शैली से दक्षिण भारत में बनाया जाता था और नागर शैली से उत्तर भारत में मंदिर बनाए जाते थे और बेसर शैली से मध्य भारत, जो कि नागर और द्रविड़ का मिश्रित शैली है, बेसर शैली। ठीक, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये गंग वंश के से संबंधित है। नरसिंह देव प्रथम गंग वंश से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासक ने इसको बनवाया था। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, चंदेल शासक ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, इसको जजाति केसरी सोमवंशी राजवंश के से संबंधित है। जजाति केसरी लिंगराज मंदिर उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, इसको अनंत बर्मन चोटगंग ने बनवाया था। ये गंग वंश से संबंधित है, अनंत बर्मन चोटगंग जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। उसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में। बीमल शाह सोलंकी वंश से संबंधित है। बीमल शाह सोलंकी वंश से संबंधित है। किसको बनवाया था? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान में है। मडेरा सूर्य मंदिर, मडेरा सूर्य मंदिर गुजरात में है और यह भीमदेव प्रथम जो कि सोलंकी वंश से संबंधित है, इसको बनवाया था भीमदेव प्रथम। मोडेरा का सूर्य मंदिर। दक्षिण भारत का, अब हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में, जैसे कि हम लोग बताएं। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है और राजा राज चोल प्रथम जो कि चोल वंश से संबंधित है, उन्होंने बनवाया था। राजा राज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर का मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में है और इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये राष्ट्रकूट से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश से। कैलाश मंदिर एलोरा का महाराष्ट्र में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर पांड्य राजा वर्तमान स्वरूप नायक शासकों द्वारा पांड्य राजा मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। विठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है, कृष्णदेवराय ने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, क्या बनवाया था? तो विठल स्वामी का मंदिर हम्पी में। मलपुरम रथ मंदिर, मलपुरम रथ मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था जो कि पल्लव वंश से संबंधित है, पल्लव वंश से संबंधित नरसिंह वर्मन प्रथम। मलपुरम रथ मंदिर। शोर मंदिर तमिलनाडु में है, इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह पल्लव वंश से संबंधित है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह पल्लव वंश से संबंधित है, शोर मंदिर। उसके बाद है होयसलेश्वर के मंदिर। होयसलेश्वर के मंदिर कर्नाटक में है और इसको विष्णुवर्धन ने बनवाया था, होयसल वंश से संबंधित है। होयसलेश्वर होगा, ठीक ऐसा यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पर होयसल है ना, यहाँ पर होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक है। हम्पी विजयनगर के मंदिरों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। हम्पी के मंदिरों को क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। कैलाश मंदिर एलोरा दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया मंदिर है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है। 16 नंबर सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, जिसका मुख्य कार्य कृषि भूमि का विस्तार और अकाल राहत था? दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही की नामक विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख विभागों और पदों की स्थापना की थी। ये अलाउद्दीन के विभाग और पद को पूछा जाता है, जैसे कि एक अभी जो हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन तुगलक का, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख विभाग और पदों का स्थापना किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग, दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग। दीवान ए रियासत वाणिज्य विभाग, दीवान ए रियासत वाणिज्य विभाग। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक को कहा जाता था। सराय ए अदल न्याय का स्थान, सराय ए अदल न्याय का स्थान था। दीवान ए अर्ज सैन्य सुधार से संबंधित है, दीवान ए अर्ज सैन्य सुधार। बरीद ए ममालिक, बरीद ए ममालिक और मुनहियान, मुनहियान यह एक गुप्तचर विभाग था।
बरीद ममालिक और मुनहियान, यह एक गुप्तचर विभाग था। सिकंदर एसानी, अलाउद्दीन को सिकंदर एसानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहा जाता था। सैनिकों को जमीन के बदले नगद वेतन देना शुरू करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने और सैनिकों की विवरण रखने या विवरण यानी कि हुलिया की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और भूमि की माप के आधार पर लगान वसूलना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की नाप के आधार पर लगान वसूलना शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चराई कर जो कि दुधारू पशु पर, और गढ़ाई कर जो कि घरों पर लगाने का शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, हजार सितुन महल अलाउद्दीन खिलजी और हौज ए खास नामक ये सारी चीज़ें का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार सितुन महल और हौज ए खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के विभाग और के नाम देखें तो दीवान अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित था, दीवान खैरात दान विभाग से संबंधित था, दीवान रियासत न्याय दंड विभाग से संबंधित था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के तीन ही फेमस है, दीवान अमीर को ही कृषि विभाग, दीवान खैरात दान विभाग और दीवान रियासत न्याय या दंड विभाग। 17 नंबर सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तट को किस कोड से दर्शाया जाता है? तो ये जलवायु वर्गीकरण के आधार पर पूछ रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। तो ये कुछ कोड बनाया गया था, ठीक, तो उसके हिसाब से भारत के कोरोमंडल तट का भी कोई कुछ कोड है, ठीक, तो उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है AMW, ऑप्शन बी है AS और ऑप्शन सी है AW और ऑप्शन डी है BSHW। तो ये सभी इसमें एक एक लेटर का मतलब होता है, ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा AS, ठीक, AS। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, A और S जो भी इसमें है क्या उसका मतलब होता है। कोपेन दुनिया की जलवायु को 5 बड़े अंग्रेजी अक्षरों में बांटा, बस ये 5 नाम याद रखें। तो कौन सा है ये? ए जो है, जैसे AS अभी हम लोग पढ़े तो ABCD और E, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए को दर्शाता है। ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ पर साल भर गर्मी रहती है और खूब बारिश होती है, जैसे केरल और अमेजन के जंगल। ए को उष्णकटिबंधीय आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर साल भर गर्मी रहती है लेकिन खूब बारिश होती है, केरल जैसे हो गया और अमेजन के जंगल हो गया। बी का अर्थ क्या है? ड्राई यानी कि शुष्क, शुष्क स्थल जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान, ठीक। बी का मतलब हो गया शुष्क स्थल। और सी कोष्ण शीतोष्ण, सी का मतलब हो गया शीतोष्ण, शीतोष्ण स्थल जहाँ पर सर्दियाँ हल्की होती है, जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाके में, उत्तर भारत के मैदानी इलाके में उतना बारिश नहीं होता है, ठीक। तो ये शीतोष्ण वाले क्षेत्र को सी से दर्शाया गया। और डी का मतलब होता है हिम शीतोष्ण, हिम शीतोष्ण स्थल यानी कि यहाँ सर्दियाँ बहुत कड़ी होती है और बर्फ़ गिरती है, जहाँ पर जैसे कि कश्मीर उधर है ना, जहाँ पर बर्फ़ गिरता है, उसको उस जगह के स्थल को किससे दर्शाया गया? तो डी से। उसके बाद ई है, ये ध्रुवीय स्थल को ई से दर्शाया गया है, जहाँ पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है, जैसे अंटार्कटिका, हिमालय की चोटियाँ, यहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहता है, तो इस क्षेत्र को ई से दर्शाया गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है, तो ऐसे वर्गीकृत किया गया है। ABCDE आपका इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद इसमें और भी चीज़ है, जैसे F है, M है, W है, S है। तो F का मतलब है कि साल भर बारिश होना, सालों भर बारिश होता है। M का मतलब है कि मानसूनी बारिश, यानी कि मानसून, जैसे कि हम लोग का मानसून 4 महीने का मानसून आता है, जून से लेकर अक्टूबर तक, तो ये मानसूनी बारिश होता है, उस क्षेत्र को M से दर्शाया जाता है। W का मतलब होता है सर्दियों में सूखा, सर्दियों में सूखा यानी कि W। S का मतलब होता है गर्मियों में सूखा, S का मतलब होता है गर्मियों में सूखा, ठीक। जब हम इन अक्षरों को जोड़ते हैं तो विशिष्ट जलवायु बनती है, जैसे AMW भारत के पश्चिमी तट पर गोवा और केरल में है। AMW कहाँ पर है? इन सभी को जोड़कर, अभी जो भी चीज़ हम लोग सारी लेटर को समझे, तो AMW को जोड़ने पर जो मानसून बनता है उसे
वो कहाँ पर है तो केरल में है, गोवा में है, और यहाँ मानसून में भारी बारिश होता है। यहाँ पर मानसून में भारी बारिश होता है। ठीक, ये लेटर के अनुसार यहाँ पर मानसून में भारी बारिश होता है, इसलिए इसको AMW किया गया। AS जैसे कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट पर, यहाँ गर्मियों में सूखा रहता है और सर्दियों में बारिश होती है। ठीक, और यह SSC में ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक, BWHW का मतलब होता है यह राजस्थान के थार मरुस्थल को दर्शाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल को दर्शाता है BWHW। और CWG यह गंगा मैदान को दर्शाता है। और यहाँ मानसून में बारिश होती है और यह सूखी सर्दियाँ सूखी रहती है। यहाँ पर सर्दियाँ सूखी रहती है। और E उत्तराखंड और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी के इलाके को दर्शाता है, जहाँ पर कि सालों बर्फ जमी रहती है। ठीक, तो ये भारत के सभी मानसून टाइप है। ठीक, 18 नंबर सवाल है, पादप जगत के किस समूह को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रहते हैं लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए जल पर निर्भर होते हैं। तो पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है, यानी कि वनस्पति जगत का उभयचर किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। उभयचर का मतलब होता है कि स्थल और जल दोनों में रहता है। स्थल और जल में दोनों में रहता है, उसे उभयचर कहा जाता है। जैसे कि मेढक जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो वैसे ही पादप जगत का उभयचर पूछ रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ब्रायोफाइटा। ठीक, बी ब्रायोफाइटा। चलिए ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, इन सारी को हम लोग देख लेते हैं। तो थैलोफाइटा बिना शरीर वाला, यानी कि थैलोफाइटा जो पादप होता है यह बिना शरीर वाला होता है। यानी कि ये सबसे सरल पौधे हैं जिनका शरीर जड़, तना या पत्तियों में नहीं बटा होता है। ये बस एक ढेर जैसे दिखते हैं। ठीक, ये जो पौधे होते हैं इनका जो भाग होता है, जैसे कि जड़, तना, पौधे में यही ना होता है, जड़, तना, फूल, पत्तियाँ, इन सारी चीज़ ये थैलोफाइटा में नहीं होता है। ठीक, और ये मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं। इनमें संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। ठीक, संवहनी ऊतक जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं होता है थैलोफाइटा में। उदाहरण के लिए है शैवाल, जैसे स्पाइरो, गायरा, कारा, ये सभी थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। स्पाइरो, गायरा और कारा। उसके बाद है ब्रायोफाइटा पादप जगत के मेढक, यानी कि उभयचर इसको कहा जाता है। ये थोड़े विकसित हुए, इनमें तना और पत्तियां जैसी संरचना दिखने लगी, लेकिन असली जड़ें नहीं होती। जड़ों की जगह राइजोइड्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा विकास हुआ है, इसमें तना पत्ती जैसी संरचना दिखती है, लेकिन जड़ें असली नहीं होती है। जड़ों की जगह क्या होता है? राइजोइड्स होता है, राइजोइड्स। ये जमीन पर तो रहते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने, प्रजनन के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। तो ये क्या है कि ज़मीन पर रहते हैं लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें उभयचर कहा गया है। उदाहरण इनका देखें तो मॉस, मर्चेंटिया, मॉस और मर्चेंटिया। 3 नंबर सवाल है, टेरिडोफाइटा पहले ज़मीनी योद्धा। इसका मतलब क्या है भाई? तो ये पहले ऐसे पौधे थे जिनके पास सच्ची जड़, तना और पत्तियाँ थी। टेरिडोफाइटा ये पहले ऐसे पौधे थे जिनके पास सच्ची जड़, तना और पत्तियाँ थी। इनके पास भोजन और पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पहली बार आई, लेकिन इसमें फूल और बीज नहीं लगते। उदाहरण फर्न और हॉर्सटेल। टेरिडोफाइटा के उदाहरण क्या है? तो फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, ये थोड़ी विकसित प्रकार के पौधे हैं जिनमें कि जड़, तना, पत्तियाँ सब विकसित हुई, और इसमें जाइलम और फ्लोएम भी था, लेकिन फूल और पत्तियाँ नहीं थी, फूल और बीज नहीं थे, फूल और बीज नहीं लगते थे टेरिडोफाइटा में। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म क्या है? तो ये नंगे बीज वाले को कहा जाता था जिम्नोस्पर्म। यहाँ से बीजों की शुरुआत होती है, यानी कि जिम्नो का मतलब नग्न और स्पर्म का मतलब बीज। जिम्नो का मतलब नग्न और स्पर्म का मतलब बीज। इनके बीजों के ऊपर कोई फल या कवर नहीं होता,
ये बीज सीधे शंकु पर लगे होते थे और ये पौधे आमतौर पर सदाबहार और लकड़ी वाले होते हैं। उदाहरण के लिए पाइन, जिसे चीड़ कहा जाता है, देवदार, साइकस। ठीक, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हैं। इनके पत्ती जो बीज होती हैं ये नग्न होती हैं। ठीक, 19 नंबर सवाल है, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में साहित्य के शहर के रूप में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना? पहला भारतीय शहर कौन है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कोझिकोड, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो UCCN में शामिल होने वाला पहला शहर कौन है? तो बी है कोझिकोड। कोझिकोड। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अब तक 9 शहर को शामिल कर लिया गया है। 9 शहर को। तो कौन कौन शहर है? संगीत के लिए वाराणसी, इसको 2015 में शामिल किया गया था। चेन्नई को 2017 में, ग्वालियर को 2023 में। वाराणसी 2015, चेन्नई 2017, ग्वालियर 2023। शिल्प और लोक कला के लिए जयपुर को 2015 में, श्रीनगर को 2021 में। जयपुर को 2015 और श्रीनगर को 2021। पाक कला में हैदराबाद को 2019 में, लखनऊ को 2025 में। उत्तर प्रदेश का यह शहर अपनी पाक विरासत के लिए इस नेटवर्क में शामिल होने वाला नवीनतम शहर है। साहित्य के लिए कोझिकोड 2023 में शामिल किया गया था। लखनऊ, ध्यान रखिएगा, इसको 2025 में शामिल किया गया। कोझिकोड को 2023 में शामिल किया गया था और यह साहित्य श्रेणी में शामिल होने वाला पहला भारत का पहला शहर बना है। साहित्य श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। वही क्वेश्चन था। फिल्म की श्रेणी में मुंबई 2019 में शामिल किया गया था। 20 और लास्ट क्वेश्चन है, चेकमेट और गैम्बिट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? या फिडे किस खेल की सर्वोच्च नियामक संस्था है? फिडे किस खेल की सर्वोच्च नियामक संस्था है जिसमें चेकमेट और गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शतरंज। ठीक, बी, शतरंज। तो अब हम लोग खेल से संबंधित शब्द को देखेंगे। जैसे शतरंज से है गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, कैसलिंग, बिशप, फिडे। ये सभी शतरंज से संबंधित है। गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, कैसलिंग, बिशप, फिडे। बैडमिंटन से संबंधित स्मैश, ड्रॉप शॉट, नेट फॉल्ट, लॉ और बैकहैंड, ये सभी बैडमिंटन का हो गया। टेनिस ड्यूस, एडवांटेज, एस, ग्रैंड स्लैम, वॉली, टेनिस से संबंधित है। क्रिकेट चाइनामैन, डकवर्थ लुइस, सिली पॉइंट, गुगली, बीमर, क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी बुल्ली, पेनल्टी कॉर्नर, स्टिक, स्कूप, ड्रिबल। मुक्केबाजी जैव, अपर कट, नॉकआउट, रिंग, हुक, ये सभी मुक्केबाजी से। गोल्फ बॉडी, ईगल, टी, पुट, बंकर, बॉडी, ईगल, टी, पुट, बंकर, ये गोल्फ से। पोलो चुक्कर, मैलेट पोलो से संबंधित है। तैराकी से संबंधित बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, लेग, ये सभी तैराकी से संबंधित है। तो हम लोग का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी और काफ़ी चीज़ें का रिवाइज हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारी मेहनत पसंद आई तो उसके लिए भी हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई अच्छे से करिए।